रायबरेली का एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ मौजूद है जो बार बार अधिकारियों की चौखट पर जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है, लेकिन आप समझिए कि रायबरेली में उसकी एक भी नहीं सुनी जा रही। अब मेरे पूरे परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है, झूठी FIR करवा करके 10 जनवरी को 2023 में हमारे पूरे परिवार को, दोनों बेटे पति सबको जेल भेज दिया गया है। 10 जनवरी 2023 की ये घटना मतलब उठाया जा रहा है। FIR 11 जनवरी रात में आई थी जी, रात में 11 बजे आए, घर पर घुस गए थे। महाराजगंज कस्बे में हमारा हांडा और TVS का एजेंसी है, सब डीलर हैं हम जी, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आज तक हमारे परिवार पर कहीं कोई लड़ाई झगड़े का कभी कोई मुकदमा नहीं था। एक ही मुकदमे में हमारे पूरे परिवार पर गैंगस्टर लगा दिया गया, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अपनी आइडेंटिटी बताए कि हमें क्यों है, कहाँ से आए हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। जी सर, हमें कुछ नहीं बताया जाता है और हम क्यों लेके जा रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता। सारे फ़ोन भी लेके चली जाती है। फिर एक घर में पड़ा छोटा फ़ोन जिससे हमने पुलिस अधीक्षक SP सर को कॉल किया और तुरंत हमने सर से बताया कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। जिस समय की राजकुमारी घटना दिखा रही है सर, उस समय मेरा भाई और पापा घर पे थे और उसके पहले ही पुलिस हमारा घर घेर चुकी थी। और मेरा बड़े भाई, जिसको मुख्य आरोपी उन्होंने बताया है, वो लखनऊ के बिजली विभाग गेस्ट हाउस में रवींद्र सिंह चौहान जी हैं, BJP के मंत्री जी, उनके साथ था, जिसकी CCTV फुटेज उपलब्ध है, जो हमने उच्च न्यायालय में लगाया है। ये उनके पास एक विक्टिम कार्ड है 2019 का। दिल्ली राष्ट्रपति भवन, पब्लिक ग्रीवेंसेस में सब जगह अपने कागज सारे तैयार करके एविडेंसेस के साथ गई। नमस्कार दर्शक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन जब सत्य को साबित करने की बात आती है और सच्चाई का प्रमाण प्रस्तुत करने की बात आती है, तो आप समझिए एक परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। अधिकारियों की चौखट पर बार बार घंटी बजानी पड़ती है, लेकिन आप समझिए कि उसके बावजूद भी वो सच है, वो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, ये बात साबित करना उसके लिए समंदर में मोती निकालने जैसा होता है। इस वक्त रायबरेली में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां रायबरेली का एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ मौजूद है जो बार बार अधिकारियों की चौखट पर जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है, लेकिन आप समझिए कि रायबरेली में उसकी एक भी नहीं सुनी जा रही। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जरा आप इन कागजों को देखिए, इन कागजों की फहरिस्त को देखिए, किस तरह से कितनी कागजी कार्यवाही करने के बावजूद भी और हर चौखट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायबरेली में हुए सोमू ढाबा कांड की। जब सोमू ढाबा कांड की चपेट में एक और बेबस परिवार आया और आज उस परिवार की बेबस माँ को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये कहानी हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा सिंह नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ की निवासी? जी, रायबरेली कल्लू का पुरवा। अच्छा, क्या समस्या है, क्या मामला है? जी, हमारे बड़े बेटे को सोमू ढाबा में इसी तरह फंसा दिया गया था झूठा, और अब मेरे पूरे परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है, झूठी FIR करवा करके 10 जनवरी को 2023 में हमारे पूरे परिवार को, दोनों बेटे पति सबको जेल भेज दिया गया है। और मैं उसी दिन से बार बार सब चौखट पर गुहार लगा रही हूँ, यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, हर जगह मेरा कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। मेरे सारे एविडेंस है मेरे पास कि मेरे साथ ये झूठा हो रहा है, लेकिन मेरे एविडेंस कहीं नहीं लिए जा रहे हैं। कैसे एविडेंस, कैसे, किस तरह? FIR 11 तारीख को लिखाई जा रही है और पुलिस हमारे पति, हमारे बेटे को 10 तारीख को उठा ले रही है। जिस समय का घटना दिखा रहे हैं उस समय हमारा पुलिस पूरा घर घेर रही है। घटना से पहले ही पूरा घर घेर लिया और घटना के समय पुलिस हमारे घर से हमारे पति बेटे को उठा ले रही है और FIR 11 तारीख को लिखी जा रही है। तो ये कितने बजे की बात है कि मतलब जो क्या तारीख थी उस दिन और कितने बजे रात की घटना है? जी, 10 जनवरी 2023 की ये घटना मतलब उठाया जा रहा है। FIR 11 जनवरी रात में आई थी पुलिस जी, रात में 11 बजे आए, घर पर घुस गए थे और 10:30 बजे से मेरा घर घेर रखा था। और उसके बाद FIR 11 तारीख को लिखी गई है। जी, पुलिस हमारे साथ ऐसा साजिश करके क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे परिवार को झूठा बार बार, और फिर उसी प्रकरण में फिर हम लोग बेल करवाकर हमारे पूरे परिवार को बाहर किया और 3 दिन नहीं बीते कि 14 अप्रैल को फिर से उठा ले गई पुलिस। रात में 1 बजे घर में कूद करके गेट पर से चढ़ करके
और हम सारा परिवार सो रहे थे, जबरदस्ती कूद करके हमारे कमरे का दरवाजा की कुंडी तोड़ करके घर में घुस आए और फिर से हमारे पति और बेटे को उठा लिया गया और गैंगस्टर भी लगा दिया गया। क्या करते हैं आपके पति? जी, हमारे पति 22 साल से प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। महाराजगंज कस्बे में हमारा हांडा और टीवीएस का एजेंसी है, सब डीलर हैं हम जी, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आज तक हमारे परिवार पर कहीं कोई लड़ाई झगड़े का कभी कोई मुकदमा नहीं था। एक ही मुकदमे में हमारे पूरे परिवार पर गैंगस्टर लगा दिया गया और मेरे पति के नाम राइफल और पिस्टल का लाइसेंस था। मेरे घर से पुलिस राइफल और पिस्टल भी उठा ले जाती है और एक ही मुकदमे में उसका भी निरस्तीकरण का नोटिस आ गया हमारे घर पर। अच्छा, आपके जो बेटे हैं उनका क्या नाम है? जी, बड़े बेटे का नाम अभितेज प्रताप सिंह है और छोटे बेटे का नाम अभियुक्त प्रताप सिंह है। तो दोनों को फंसाया गया? जी, दोनों को फंसाया गया है और बड़ा बेटा, जिस समय का घटना दिखाया जा रहा है उस समय मेरा बड़ा बेटा लखनऊ में था और एक मंत्री के वहाँ बैठा था, जिसका मेरे पास उसका भी साक्ष्य है। हाँ। सरकारी विभाग में था और उसको घटना में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कनपटी पर कट्टा लगाया अभितेज ने। अभितेज वहाँ यहाँ 80 किलोमीटर यहाँ से दूर था, जिसको घटना में कट्टा दिखाने का बताया जा रहा है। मैं सारे एविडेंस दे रही हूँ, कहीं लगाया नहीं गया है। चार्जशीट अधूरी है अभी, फिर अभी गैंगस्टर लगा दिया गया है और मेरे बड़े बेटे को हाई कोर्ट में इसी उस पर जमानत मिली है कि जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था और ऑर्डर में ये भी लिखा है कि उसको हर सप्ताह यहाँ पर विवेचना अधिकारी से साइन करवाने आना पड़ेगा। तो वो साइन करवाने आता है तो अब उसको धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हारी टांग कटवा देंगे, मरवा देंगे। कौन धमकियां दे रहा है? जी, विपक्षी पार्टियां धमकियां दे रही हैं और जो मजबूरी है उसको साइन करवाने आना पड़ रहा है, नहीं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा सर। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से कल आप कप्तान के यहाँ गई थी, रायबरेली पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई होगी, क्या बातचीत हुई वहाँ पर? जी, कप्तान साहब से हम 3-4 बार मिल चुके हैं और बराबर एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमारे एविडेंस लिए जाएं। जी, 3 बार मैं अपने एविडेंस भी दे आई हूँ, 2 बार मैं अपना बयान दर्ज करवा चुकी हूँ एसपी ऑफिस में। तो आपने बताया होगा वहाँ पर कि इस तरह के प्रमाण हमारे पास हैं और इनको क्यों नहीं सुना जा रहा है कुछ? जी, मैंने बताया भी और दिया भी अपने एविडेंस सारे, 3 बार दे चुकी हूँ और 2 बार मैं बयान दर्ज करवा चुकी हूँ और यही आश्वासन दिया जा रहा है कि ठीक है, मतलब दिखवाते हैं, लगवाते हैं उसको, लेकिन हमारे छोटे बेटे को और पति को ये चार्जशीट भी जमा हो गई, उसमें नहीं लिया गया एविडेंस और मेरे अभी बड़े बेटे का अभी नहीं लगा है चार्जशीट, अब उसी का आश्वासन दे रहे हैं। क्या बार बार परेशान भी किया जाता है? रात में पुलिस आती है, ऐसा कुछ ऐसे वाकये भी होते हैं क्या? जी, रोज 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले जी रोज आते थे, कभी कहीं साइन करवाना है बोलते थे, कभी आधार कार्ड मांगने के लिए। जी, 10 बजे 9 बजे इस तरह। रात में या दिन में? रात में 9 बजे 10 बजे, दिन में भी 2 बार 3 बार आते थे। कभी आधार कार्ड मांगा जाता था कि आप अपने पति का और बेटे का आधार कार्ड दे दीजिए और कभी कहते थे कि ये आपकी नोटिस आई है, इसमें साइन करवाना है। तो हमने कहा कि जाइए, आपकी कस्टडी में हमारे पति हैं, बच्चे हैं, जिससे साइन करवाना हो करवा लीजिए, हम क्यों साइन करें। और आधार कार्ड मांगते थे तो हमने कहा आधार कार्ड भी हमारे पास नहीं है, वो अपने पर्स में रखते थे और अब उन्हीं के पास कपड़े पहन कर गए हैं जो उसी में पर्स थी अपना। जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है, जिस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या लगता है ये क्या है कि राजनीतिक नुमाइंदों की करारसानी है या फिर कुछ और? जी, है तो राजनीतिक दबाव से ही किया जा रहा है और मुझे बार बार यही बताया जा रहा है कि ऊपर के दबाव से हो रहा है और मैं तो ये जानती हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जी इतने पारदर्शी हैं, वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा एबीवीपी में 10 साल काम किया है और वो आरएसएस में भी काम कर चुका है, उसको झूठा प्रकरण करके इस तरह फंसाया जा रहा है और उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई है। मेरे छोटे बेटे की भी अब पढ़ाई बर्बाद हो गई है क्योंकि वो ऑटोमोबाइल करके आया था बेंगलोर से, अब वो आरटीओ की तैयारी कर रहा था। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। तो आप समझिए ये दर्द की वो कहानी है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है उनकी बहन जो लगातार संघर्ष कर रही है और जिन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। आप समझिए
कि इस तरह से जिस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे हैं। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माँ, एक बेबस माँ ने अपनी कहानी सुनाई, अब एक बहन से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तकलीफों का सामना आज उसे करना पड़ रहा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनुभूति सिंह है और मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ लखनऊ से। अच्छा। जी सर। किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? ये कागजों का अंबार ये बता रहा है कि आप एकदम परेशान। सर मेरे बैग से तैयारी और पढ़ाई के कागज निकल के कोर्ट के कागज मेरे बैग में आ गए हैं और सर ये सब सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही है क्योंकि 2019 में जो आदित्य हत्याकांड हुआ था उसमें मेरे बड़े भाई अभितेश प्रताप सिंह को, जो कि ABVP का कार्यकर्ता रहा 10 से 12 साल से और RSS का भी, उसे सर राजनीतिक दबाव के तहत 4-5 दिन बाद घर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में उसे घर से उठा लिया जाता है ये बोल के कि कुछ पूछताछ करनी है और कुछ समय बाद छोड़ दिया जाएगा। सर दूसरे दिन उसका चालान करके उसे जेल भेज दिया जाता है। इस तरह उसको उसमें फंसा दिया गया। 27 महीने बाद मेरा बड़ा भाई उच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट पे जमानत पे रिहा होकर घर आया और सर वो अपनी क्या कहते हैं अपने काम में लग गया। उसके बाद अभी 2023 में 10 जनवरी को पुलिस रात में गलत तरीके से हमारा गेट खुलवाती है। उसके बाद 10-12 लोग हमारे घर में घुस जाते हैं। पहले सारे सबके फ़ोन छीन लेते हैं। उसके बाद सर घर का सामान इधर उधर करते हैं। लाइसेंसली असलहा मिल जाता है उनको, राइफल पिस्टल, जो कि पिताजी के नाम पे है, और वो और पिताजी और छोटे भाई को लेके अपने साथ चली जाती है बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अपनी आइडेंटिटी बताए कि हमें क्यों है, कहाँ से आए हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। जी सर, हमें कुछ नहीं बताया जाता है और हम क्यों लेके जा रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता है। सारे फोन भी लेके चली जाती है। फिर एक घर में पड़ा छोटा फोन जिससे हमने पुलिस अधीक्षक SP सर को कॉल किया और तुरंत हमने सर से बताया कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। उन्होंने बोला कि हमें जानकारी नहीं है, हमारी संज्ञान में मामला नहीं है, हम आपको पता करके बताते हैं। रात भर हमने 112 40-50 बार कॉल किया, हमें कोई राहत कहीं से भी नहीं मिली। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें बताया जाता है कि आपके पिता और आपका छोटा भाई पुलिस की कस्टडी में है। सर FIR 11 तारीख को लिखी जाती है जब SP ने हमें बता दिया कि आपके पिता और भाई हमारी कस्टडी में हैं, और घटना मतलब मेरे पिता और भाई को 10 तारीख को ही उठा लिया जाता है। FIR में जिस समय की राजकुमारी घटना दिखा रही है सर, उस समय मेरा भाई और पापा घर पे थे और उसके पहले ही पुलिस हमारा घर घेर चुकी थी। और मेरा बड़े भाई, जिसको मुख्य आरोपी उन्होंने बताया है, वो लखनऊ के बिजली विभाग गेस्ट हाउस में रविंद्र सिंह चौहान जी हैं, BJP के मंत्री जी, उनके साथ था, जिसकी CCTV फुटेज उपलब्ध है, जो हमने उच्च न्यायालय में लगाया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत दी है मेरे बड़े भाई अभितेश प्रताप सिंह को। और सर इसमें हमारे छोटे भाई अव्युक्त प्रताप सिंह और सूर्यभान सिंह की विदिन 15 डेज चार्जशीट लगा दी जाती है, और बड़े भाई की चार्जशीट 90 दिन के बाद भी नहीं लगाई गई है क्योंकि सर हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा है वो यहाँ पे नहीं था, 80 किलोमीटर दूर था। इसी सर ये सारी चीजें राजनीतिक दबाव और पैसे की ताकत से की जा रही है क्योंकि हमारे विपक्षी पैसे की ताकत से मजबूत हैं और उन्हें राजनीतिक दबाव, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्योंकि उनके पास एक विक्टिम कार्ड है 2019 का, वही वो बार बार खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 20 परिवार बर्बाद कर दिए। और सर मेरे भी भाई को बर्बाद किया गया, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। उसे अपराधी की नजर से देखा जाता है, जिसने आज तक कभी किसी को गलत तरीके से बात भी नहीं किया है। हालांकि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपराधी की नजर से देखा जाता है। सर मेरा भाई न्यूज चैनल में काम करता था एज अ प्रोपराइटर, वो मतलब जो एंकरिंग वगैरह करते हैं, और वो अपना साइड बाय साइड और बिजनेस भी करता था सर। और वो PhD की तैयारी कर रहा था, उसने एंट्रेंस दिया था, और सर पहले उसका एडमिशन हो पाता, उसका इंटरव्यू हो पाता, उसके पहले ही उसे उठा लिया गया। और जिस समय उसे जेल भेजा गया वो ABVP का जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश का जिला संयोजक था। और सर उसके बाद अभी मेरे छोटे भाई और पापा को, मेरे पापा जो 52 साल की उम्र में, आज तक उनके पास उनके नाम पे कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, और मेरा छोटा भाई जो बैंगलोर से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया, RTO की तैयारी कर रहा था 20-22 साल की उम्र में, पहले तो झूठे FIR में उसको जेल भिजवाया जाता है बेल पे। मैं जैसे तैसे अकेले दौड़ के सर मैं दिल्ली लखनऊ सर मैं जनता दरबार में 3-4 बार गई, मैं दिल्ली राष्ट्रपति भवन, पब्लिक ग्रीवेंसेस में, सब जगह अपने कागज सारे तैयार करके एविडेंसेस के साथ गई। सब ने यही आश्वासन दिया कि चलिए ठीक है हम देखते हैं सर, लेकिन 4 महीने हो गया है, दिन प्रतिदिन महीने जैसे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पहले किसी क्या कहते फर्जी अधिवक्ता द्वारा हमारी पापा की बेल डलवा दी जाती है, जिनको हम जानते नहीं है। 1 महीने उसमें सर डिले हुआ, उसके बाद वो लोग जब बेल पे आए तो फिर रात
में पुलिस घर में कूद के, सिर्फ महिला घर में थे और पिता और छोटा भाई था, घर में कूद के दरवाजा तोड़ के मेरे भाई और पापा को उठा ले जाती है, फिर भी कुछ नहीं बताती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई है सर, जिसके नाम पे कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, उस पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई कर दी गई है और अभी उसके तहत पूरा काम करने का वो लोग पूरा अपना बना रहे हैं सर। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कि हमें सर डर है कि आगे राष्ट्रपति वगैरह की भी तैयारी ना कर लें, क्योंकि सर सब कुछ राजनीतिक दबाव में हो रहा है, पैसे की ताकत से हो रहा है, कुछ भी सिस्टमैटिक वे में नहीं हो रहा है, ना संवैधानिक वे में हो रहा है। हमारी सर कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप समझिए जिस तरह की तकलीफों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा है, किस तरह से रायबरेली की कानून व्यवस्था है, जो रायबरेली की कानून व्यवस्था की सिलाई खुलकर सामने आ रही है और किस तरह की तकलीफों का सामना एक परिवार को करना पड़ता है। आप समझिए कि जो हत्याकांड, जिस आदित्य हत्याकांड में की चपेट में 20 परिवार आए, आज आप समझ सकते हैं कि एक परिवार उसी हत्याकांड की चपेट में आने के बाद दर बदर ठोकरें खा रहा है, अपनी बेगुनाही का प्रमाण पेश कर रहा है। लेकिन आप समझिए यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीति के नुमाइंदे अपने इशारे पर, सत्ता के इशारे पर सब कुछ चलाना चाहते हैं। अब आगे देखना होगा कि कितने और परिवारों की जिंदगी को तबाह किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह की तकलीफों के बीच में एक माँ और बेटी दर बदर भटक रही हैं, उससे तो यही लगता है कि रायबरेली की कानून व्यवस्था को अब राजनीति के नुमाइंदे अपने ही इशारों पर चला रहे हैं।